अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आप सुनने वाले हैं इसकी किस्त नंबर 11। सुबह 5 बजे की फ़्लाइट में सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। एक सीट सुबह 10:30 बजे की फ़्लाइट में कन्फर्म हुई थी। तय हुआ कि मरियम और सारा सुबह 5 बजे वाली फ़्लाइट से रवाना होंगे और सालार साहब 10:30 बजे वाली फ़्लाइट से जाएंगे और शाम 6 बजे की फ़्लाइट से वापस आ जाएंगे, क्योंकि तदफीन का वक्त ज़ोहर की नमाज के बाद का था। सारा को मजबूरन शमसा को जगाकर बताना पड़ा कि सालार साहब और वो खुद घर पर नहीं होंगी, तो शमसा को ही देखभाल करना होगी। शमसा भी 3 बजे के बाद तहज्जुद के लिए तो वैसे भी उठती थीं, उनके लिए ख़ास खिलाफ मामूल ना हुआ, बल्कि यह खबर सुनकर तो ज़ाहिर है उन्हें भी सदमा हुआ था। फरी नींद में होगी, उसे कुछ पता नहीं है। सुबह उठेगी तो तुम आराम से उसे बता देना। मैं तो सालार साहब के साथ वापस नहीं आऊँगी, कुछ दिन लग जाएंगे। भाभी घर में अकेली हो गई हैं, ताज़ियत के लिए आने जाने वालों का भी सिलसिला चल रहा होगा। सारा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं भाभी, आप फिक्र ना करें, बस खुद को संभालें। यह सदमा बहुत बड़ा है। भाई तो बस भाई होता है, भाई की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। शमसा ने सारा को बहुत मोहब्बत से अपने साथ लगाकर रुखसार पर बोसा दिया। सालार साहब गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अब चलती हूँ, खुदा हाफिज़, बस फरी का ख्याल रखना। सारा ने जाते जाते पलटकर शमसा की तरफ देखा और मज़ीद ताकीद के ज़मन में कहा था। वो जीना उतर गई। शमसा साकत व सामत खड़ी थी। भाई कितना अनमोल रिश्ता है ये, मैं अल्लाह मेरे भाई को अपनी अमान में रखे। मैं तो ये रिश्ता गंवा चुकी थी, अल्लाह ने एहसान किया। ज़िंदगी की कड़ी और तेज़ धूप में भाई को देखकर आंखें ठंडी करती हूँ। एक आह सर्द सीने की कैद से आज़ाद हुई थी। फरी कॉलेज के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि आज सालार साहब उससे पहले मौजूद नहीं थे। तमीज़ुद्दीन, पापा नाश्ता नहीं करेंगे? फरी ने अपने बंगाली खानसामा से सवाल किया जो उसका नाश्ता मेज़ पर लगा रहा था। साहब सो रहे हैं, सरवर बता रहा था। साहब बेगम साहब को एयरपोर्ट लेकर गए थे, वापस आकर सो गए। खानसामा अपने मामूल के अंदाज में मोदबाना अर्ज़ करके वापस चला गया था। उसकी जाने भला कि वो बात करके गया या बम फोड़कर। फरी तो कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई थी। एक मिनट, क्या बोले? पापा मामा को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे? उसने जाते हुए खानसामा को मुखातिब किया। जी बेगम साहब, उनके भाई का इंतकाल हो गया है। सरवर बोला था हमको, आप शायद सो रहे थे, मिडनाइट न्यूज़ आया होगा। शायद नहीं भाई, मैं सचमुच सो रही थी। फरी को ज़बरदस्त किस्म का धचका लग चुका था। हक्का बक्का खड़ी खानसामा को तक रही थी। मामू जान की डेथ हो गई, मामा चली भी गई और मुझे कुछ पता नहीं। वो साकत सी खड़ी सोच रही थी। मामा तो बहुत रो रही होंगी, वो बड़बड़ाई। उसे अंदाज़ा था कि उसकी माँ अपने भाई को कितनी अहमियत देती थी, कितना प्यार करती थी। हम तो सो रहे थे बीबी साहब, वो तो सवेरे से पहले चले गए थे, खानसामा ने मोदबाना अर्ज़ की। फरी ने नाश्ते की मेज़ पर एक सरसरी निगाह डाली। पता नहीं मामा वहाँ पहुँच गई या रास्ते में है, मैं चेक करती हूँ। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। बड़ी अजीब सी कैफियत हो रही थी। घर में इतना कुछ हो गया, माँ दूसरे शहर पहुँच गई और उसे कुछ पता ही नहीं। वो मन भर के कदम उठाते हुए सोच रही थी। भाभी तो सुबह 4 बजे घर से निकल गई थी, भाई छोड़ने गए थे। नाश्ता करने के बाद जब वासिफ़ अपनी ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी करने लगा तो शमसा ने वासिफ़ को इतला दी। वासिफ़ चंद सानिया हैरान परेशान नज़र आया। चंद लम्हों के लिए गहरी सोच में गया, फिर गहरी सांस लेकर बिना कुछ बोले अपना लैपटॉप बैग में रखने लगा। भाई थोड़ी देर में चले जाएंगे, शायद 10 बजे की फ़्लाइट है उनकी। सुबह की फ़्लाइट में सीट नहीं मिली थी, भाभी को छोड़कर वापस आ गए थे। ठीक है माँ, मैं निकलता हूँ, आज यूनिवर्सिटी से लेट निकलूँगा, घर नहीं आऊँगा, वहीं से दाऊद अलवी के घर चला जाऊँगा। ये कहकर उसने बाइक की चाबी और अपना सेल फ़ोन उठाया। उसने शमसा की इतलाआत के जवाब में अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। बैग उठाकर आगे बढ़ा और दरवाजे पर रुककर शमसा की तरफ पलट कर देखा। मामी बहुत अच्छी हैं माँ, मगर आप मुझे इन्फॉर्म करने की तकलीफ़ ना किया करें, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रहा हो कि कोई मरे कोई जिए, हमें क्या। ये कहकर वो रुका नहीं, सीना फलांगते हुए उतरने लगा। दम बखूद सी शमसा ने गहरी सांस ली। मेरा बेटा इतना सख्त दिल है, यह सख्त दिल होता जा रहा है। मेरा कोई कंसर्न नहीं। कितनी तपिश थी इन अल्फाज में, गोया पहाड़ों की तह में छुपे हुए आतिश फिशां के असर से चट्टानों में हरारत उतर रही हो। तुम्हारा नहीं है, मेरा तो है। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे जो मेरा कुल ख़ानदान है। अब आंखों में नमी उतर रही थी। बेटा आप तैयार हो गई थी तो कॉलेज चली जाती, क्यों फजूल में छुट्टी की। सालार साहब एयरपोर्ट पहुंचने की उजलत में नाश्ते के बजाय सिर्फ चाय पर इक्तफ़ा कर रहे थे, और चाय भी जल्दी जल्दी इस तरह पी रहे थे गोया सर से बला उतार रहे हों।
सुबह सुबह इतनी शॉकिंग न्यूज़ मिली, क्या करती कॉलेज जाकर, टेंशन तो ज़ीरो है। मामा को मुझसे मिलकर जाना चाहिए था, वो तो मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। इतनी दूर ऐसे कौन जाता है, मुझे भी साथ ले जाती। वो कौन सा लॉन्ग स्टे करेंगी। फरी हिलकर रह गई थी, उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। बेटा, गहरी नींद सोए हुए बंदे को किसी की डेथ की न्यूज़ देना कोई आसान काम नहीं होता। वो टाइम भी ऐसा था कि उस वक्त नींद बहुत गहरी होती है। दूसरे चांस की सीट थी, एयरपोर्ट पहुंचने की भी जल्दी थी, मरियम को भी पिक करना था। सालार साहब ने आखिरी घूंट लेकर कप टेबल पर रखते हुए जवाब दिया, खाला भी गई हैं। जाहिर है खाला के भी भाई थे। सरवर, ये बैग ले जाओ। सालार साहब ने बुलंद आवाज़ से अपने ड्राइवर को आवाज़ दी, जो पलक झपकते में हाजिर हो गया था। मामा आपके साथ ही वापस आएंगी ना पापा? फरी ने एक निगाह सालार साहब के सफरी बैग पर दौड़ाते हुए पूछा। अभी कुछ नहीं कह सकता, मगर रात तक मैं वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी। उन्होंने आगे बढ़कर फरी की पेशानी पर बोसा दिया। कॉलेज चली जाती तो अच्छा था, बिजी हो जाती। खैर, अब तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है। सालार साहब के सर पर सफ़र सवार हो चुका था। वो फरी से बात कर रहे थे, मगर दिमाग उड़ते जहाज़ की बुलंदियों को छू रहा था। वो उजलत के अंदाज में ड्राइवर के पीछे चल पड़े थे। फरी भी उनके पीछे चल पड़ी थी। सरवर ने बैक डोर खोलने के लिए कदम बढ़ाए, मगर उससे पहले फरी ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया था। सालार साहब ने कार में बैठने से पहले एक मरतबा फिर फरी को गले से लगाकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। गार्ड गेट खोल चुका था, कार बैक हो रही थी। फरी अलविदाई अंदाज में हाथ हिला रही थी। जवाब में सालार साहब भी खिड़की का शीशा नीचे किए हाथ हिला रहे थे। गेट बंद होते ही फरी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इस वक्त घर में 5 नौकर और छठी वो खुद थी, मगर घर बिल्कुल खाली खाली महसूस हो रहा था। वो वापस लाउंज में आकर अपना सेल फ़ोन लेकर सोफ़े पर दराज हो गई। कुछ देर पहले उसने सारा को ट्राई किया था, मगर पावर्ड ऑफ की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने फिर कोशिश की, हनूज सेल फ़ोन पावर्ड ऑफ था। बैटरी ख़त्म थी या कोई और वजह, मगर वो राब्ता ना होने पर बहुत बेचैन हो रही थी। वक्त गुजारी के अंदाज में फ़ोन चेक करने लगी। फेसबुक पर अंसर का मैसेज आया हुआ था। छोटे से दायरे में अंसर की फ़ोटो स्क्रीन पर मौजूद थी, मगर गैर हाजिर दिमागी की वजह से उसकी तवज्जो ही नहीं गई थी। उसने टच किया, मैसेज ओपन हो गया। कुछ टाइप नहीं था, बस बहुत सारे सुर्ख गुलाब भेजे थे। लम्हों में जहन माहौल से कटकर अमेरिका पहुंच गया। मेरे मामू जान की डेथ हो गई है। मामा पापा लाहौर चले गए हैं। मैं बहुत उदास हूँ। उसने अपनी कैफियत अंग्रेज़ी ज़ुबान में टाइप करके मैसेज अरसाल कर दिया, मगर आंसर ऑनलाइन नहीं था। व्हाट्सएप ग्रुप में जैन और दूसरे क्लास फेलोज़ के पैगामात आए हुए थे, जो उसकी गैर हाजिरी की वजह जानना चाहते थे। उसने बहुत समझा कि एक पोस्ट लगा दे ताकि सबको फ़र्दन फ़र्दन जवाब ना देना पड़े। वो टाइप करने लगी। 12 बजे के आसपास फ़्लाइट अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पहुंच गई थी। सालार साहब को सामान का इंतज़ार तो नहीं करना था। एक हैंड कैरी के अलावा कोई सामान नहीं था। वो एग्ज़िट के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। आते जाते मुसाफिर फर्श से छत तक चमकते दमकते रोशन पैनाफ्लेक्स, बिलबोर्ड्स, गाहे गाहे उभरते ऐलानात, अब ये परवाज़ तैयार है, अब वो परवाज़ पहुंच गई है, वगैरह वगैरह। इसी हंगाम के बीच उनके सेल फ़ोन पर रिंग हुई। अंदाज़ा था कि सारा का होगा या फरी का। उन्होंने कोट की जेब में हाथ डालकर सेल निकाला तो नईम कुरैशी का फ़ोटो ब्लिंक हो रहा था। यार, मैं इस बंदे को कैसे समझाऊं? यही पूछने के लिए फ़ोन कर रहा होगा कि घर में बात हुई या नहीं। सालार साहब का जहन मरहूम साले के घर में अटका हुआ था। अब उसे नईम कुरैशी की तरफ मोड़ना था। बहरहाल उन्होंने कॉल रिसीव की। रस्मी सलाम दुआ के फ़ौरन बाद जब नईम कुरैशी ने ताज़ियती कलमात अदा किए तो सालार साहब हैरत से चकरा कर रह गए। तुम्हें किसने इतला दी? हैरानी की हद थी। उनका तो 3 दिन पहले तफसीली मकालमा हुआ था और गुज़िश्ता रात 5 मिनट की बातचीत। यार, मुझे अंसर ने अभी अभी बताया है। भाभी पास है तो मेरी बात करा दो, ताज़ियत कर लेता हूँ। नईम कुरैशी की आवाज़ समात में उतर रही थी और सालार साहब की हैरानी बढ़ रही थी। अंसर ने? लेकिन अंसर को किसने बताया? फरीशा ही बताएगी, फरिश्ते तो नहीं बताएंगे। यार, जाहिर सी बात है, हैरानी किस बात की है? नईम कुरैशी सालार साहब की हैरानी पर हैरान हुए। फरीशा ने? ओह हाँ, अच्छा, ओके। सालार साहब बेरब्त हो रहे थे। उनके लिए तो ये एक धमाका था। मियाँ बीवी लड़कर हलकान हो चले, दूसरी तरफ दुख दर्द शेयर हो रहे थे। असल में अभी अभी लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग हुई है। घर पहुंचकर सारा से बात करा दूंगा। ओके, सॉरी यार, मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि तुम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हो। अल्लाह हाफिज़। नईम कुरैशी की तरफ से राब्ता मनक़ता होते ही सालार साहब बाहर आ चुके थे। तेज़ धूप चारों तरफ बिखरी हुई थी। सामने कुछ ड्राइवर्स और दीगर रिसीव करने वाले प्ले कार्ड्स उठाए खड़े थे। शबीर मरहूम का बूढ़ा ड्राइवर सबसे आगे ही नज़र आ गया था, जो प्ले कार्ड उठाए हर मुसाफिर को घूर रहा था। सालार साहब ने शुक्र अदा किया कि तलाशी बिस्यार में वक्त ज़ाया नहीं हुआ। इस वक्त वो ख्यालात की यलगार से भी निमट रहे थे और ड्राइवर से भी बात कर रहे थे। सलाम साहब, सालों पहले आपको देखा था, पहचान में नहीं आ रहे अब आप?
ड्राइवर उनके हाथ से बैग लेते हुए मोहतबाना गोया हुआ, गुजरता वक्त निशान तो छोड़ता है ना अब्दुर्रहमान, देखो मुझे नाम याद है तुम्हारा। वो ज़बरदस्ती के अंदाज में मुस्कुराए। जहन तो नईम कुरैशी की अचानक आने वाली कॉल में ही अटक कर रह गया था। फरी अंसर के साथ कांटेक्ट में है तो उसने मुझे या अपनी माँ को बताया क्यों नहीं? कल शाम तो वो मेरे साथ 2-3 घंटे रही है। बैडमिंटन खेला, चाय पी, कई सवाल थे, जवाब मिलने की कोई राह नहीं थी। गहरी रात, हल्की मध्यम रोशनियों में नुमायां होती हुई कोठी, लामहदूद सन्नाटा। शम्सा मगरिब की नमाज के बाद नीचे चक्कर लगाकर चली गई थी। फरी कंप्यूटर खोले मसरूफ़ नज़र आई तो वो उससे खाने पीने का पूछकर वापस आ गई थी। वासिफ ने मैसेज कर दिया था कि वो देर से आएगा। दाऊद अलवी के घर से उसे कहीं और इंटरव्यू के लिए जाना है। एक ही क्लास के 4 बच्चे एक ही बिल्डिंग में मिल रहे थे। ए लेवल की होम ट्यूशन थी। पूरे 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हो रहा था, यानी वो दिनों में 1.5 लाख रुपए माहाना कमाने वाला बन गया था। 40,000 दाऊद अलवी दे रहे थे, 10,000 उसे शम्सा देती थी। यानी अब वो ब्रांडेड टी शर्ट्स खरीद सकता था, जिनको देखता तो था मगर हाथ नहीं लगाता था। अंदर तरंगे जाग पड़ी थी। फीस भी एडवांस वसूल कर रहा था। पहली फुर्सत में माँ को इतला कर दी थी। जिस शॉपिंग मॉल से उसे टी शर्ट्स खरीदना थी वहीं फूड भी इंजॉय करना था। जेब में पैसा और मामू की शानदार कोठी नुमा कैद खाने से आज़ादी का एहसास, गोया खुलकर सांस लेने के अमल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, और इन एहसासात का तासुर उसके लहजे और अल्फाज से मुतरश्शे था। शम्सा ने उसके बदले हुए लबो लहजे की तरंगे महसूस करके सुकून की सांस ली थी। उसने माँ को अपना सारा प्रोग्राम बता दिया था। शम्सा ने मसाला भरी भिंडी बनाई थी, मगर वो भिंडी का सुनकर गोया KFC के लिए तुल गया था। मसाला भरी भिंडी उसे बहुत पसंद थी, मगर जेब में 1 लाख रुपया पड़ा हो तो भिंडी बेचारी के साथ भंड हो जाता है, जबकि बाहर मनपसंद खाजों के मौके कदम कदम पर मुयस्सर आ रहे हों। सालार साहब के बारे में इतला थी कि वो रात के किसी पहर वापस कराची पहुँचेंगे, इसलिए इस वक्त मुकम्मल हालत इत्मीनान की कैफियत थी। स्कूल टेस्ट वगैरह ख़त्म हो चुके थे। स्कूल का काम स्कूल ही में ख़त्म हो गया था। वो आमने सामने के दरवाजे खोलकर अपने मखसूस तख्त पर दराज हो गई और सूफीज़्म पर मबनी एक किताब भी सिरहाने ही पड़ी रहती थी, मुताले के लिए उठा ली। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाहर गेट पर कोई कार आकर रुकी हो। पहला ख्याल यही आया कि शायद भाई घर वापस आ गए हैं। किताब उलट कर रख दी और पाँव में स्लीपर फंसाकर तेज़ी से टेरेस की तरफ गईं। नीचे फरी अकेली थी और ऊपर वो खुद। फ़िक्र और एहसास ज़िम्मेदारी तो बनता था। सालार साहब की आमद का मतलब था कि अब नीचे की ड्यूटी ख़त्म हो गई। टेरेस से सामने देखा तो कार से जैन उतर रहा था। ये इतनी रात को क्यों आ गया? वासिफ भी कुछ देर बाद आ जाएगा। फरी नीचे अकेली है, नौकर क्वार्टर में जा चुके होंगे। वो तशवीश में मुब्तला होने लगी। चंद सानिये कुछ सोचा, फिर नीचे लाउंज में जाने वाले जीने की तरफ दौड़ने के अंदाज में गई। नीचे उतरकर देखा तो फरी लाउंज से बाहर जा रही थी। वो फरी के ताक़ुब में आगे बढ़ी। फरी अपनी धुन में मगन थी, उसे शम्सा के पीछे आने का एहसास ही नहीं हुआ। दोनों आगे पीछे लाउंज से बाहर निकली। गार्ड गेट खोल चुका था। जैन अंदर आया था। उसने दूर से ही फरी को देखकर हाथ हिलाया। फरी के पीछे शम्सा को भी आधा देख चुका था। हाय फरी, गुड इवनिंग आंटी। फरी ने फ़ौरन पलटकर पीछे देखा। ओह फूफो, आप जाग रही हैं? उसे शम्सा को बेवक्त सामने देखकर कोफ्त हुई। हाँ, लेट गई थी, मगर कार का हॉर्न सुनकर नीचे आ गई। शम्सा ने नाकदाना नज़रों से जैन का सर से पाँव तक जायज़ा लिया। ऑरेंज कट स्लीव्स की टी शर्ट, डार्क ब्राउन शर्ट, गले में सोने की चेन, कलाई में स्याह मोतियों का ब्रेसलेट, पाँव में कैंची स्लीपर, पाँव के दोनों अंगूठों के बड़े हुए नाखूनों पर ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश। शम्सा ने ठंडी और गहरी सांस ली। बेटा, आपने जैन को बताया नहीं था कि घर पर कोई नहीं है? उनके मुंह से बेरब्त अंदाज में निकल गया था। क्या मतलब कोई नहीं? मैं और आप तो हैं ना घर में। फरी को खाक समझ नहीं आई थी। जैन भी बालों की पोनी बनाते बनाते ठिठक कर शम्सा की तरफ देखने लगा था। मेरा मतलब है पेरेंट्स तो घर पर नहीं है। शम्सा जज्बज़ होकर गोया हुई। आंटी, वाई आर यू वरिड? अब तो घर में हम 3 हैं। जैन हैरान परेशान नज़र आया। पुप्पा प्लीज़ आप रेस्ट करें। जैन को मैंने कॉल करके बुलाया है, हम कार्ड्स खेल रहे हैं, आप मेरी फ़िक्र नहीं करें। फरी ने यह कहकर जैन को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो पोनी टाइट करता हुआ चल पड़ा। शम्सा अपनी जगह खड़ी थी। वो शम्सा को बेनियाजी से क्रॉस कर गया। शम्सा ने गर्दन मोड़कर दोनों को अंदर जाते हुए देखा। वो शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हो गई थी। फरी ने जैन के अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसकी नज़र शम्सा पर पड़ी, जो हनूज़ उसी जगह मुजस्मे की तरह इस्तादा थी। फुप्पो, मैं अपने घर में हूँ, घर से बाहर नहीं। आप आराम से सो सकती हैं। वहाँ खड़ी क्या सोच रही हैं? आ जाएं। फरी का अंदाज़ ऐसा था कि गोया बुरी तरह चिढ़कर बोल रही हो। शम्सा ने मन भर के कदमों के साथ अंदर का रुख किया। आराम से कैसे सो सकती हूँ? मैंने भी तो लोगों की नींदें वीरान की थी।
ज़ैन ने अपनी कार गेट से तकरीबन लगाकर पार्क की थी। वासिफ ने इतनी बड़ी रुकावट सामने पाकर गोया जल भुनकर अपनी बाइक से लगातार हॉर्न दिया था। बाइक का हॉर्न था मगर बेतकान देने की वजह से मातमी धुन बन गया था। ऊँघते झूमते गार्ड ने केबिन से बाहर झांका, फिर फुर्ती से बाहर आकर गेट खोल दिया। वासिफ सीधा अपनी बाइक अंदर ले गया और बाइक से चाबी निकालते हुए गुस्से की कैफियत में वहीं से गार्ड से मुखातिब हुआ। ये बाहर किस गधे की गधा गाड़ी खड़ी है? साहब, मेहमान आया है, गार्ड ये कहकर वापस केबिन में चला गया। मेहमान? कौन मेहमान आ गया इतनी रात को? वो पड़पड़ाने के अंदाज में बोलते हुए अपने शॉपिंग बैग्स हैंडल से उतारने लगा। ज़ैन की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया। घर में दाखिल होते ही गाल तपने लगा था। माई फुट, उसने खुद को समझाया। बहुत हो गई है, अब इधर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। धड़ धड़ करता हुआ जीना चढ़ गया। शम्सा ने जीने पर दौड़ते कदमों की आवाज़ सुन ली थी, समझ गई थी कि वासिफ आ गया है। बाइक का पुकारता हारन सुनकर तो यही सोचा था कि रईस लोंडे लपाड़े रात को शुगर मेला कर रहे होंगे। वो यूं सहम गई जैसे सख्त गिर बाप के घर आने पर खेलते कूदते बच्चे सहम कर दुबक जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम माँ। वासिफ ने सलाम के साथ गहरी नज़रों से माँ का चेहरा मुलाहिजा किया और शॉपिंग बैग्स तख्त पर रख दिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीद लिया? शम्सा ने चाबक दस्ती से उसका जहन अपनी तरफ लगाने की कोशिश की। कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ टी शर्ट्स। रईसों के घर आना जाना शुरू हो गया है, लुक्स बहुत मैटर करती है। सारी टी शर्ट्स पुरानी हो गई हैं, जो नई ली थी उनके कलर भी फेड हो गए। सस्ते कपड़ों का यही मसला है, जल्दी पुराने हो जाते हैं। वासिफ ने जेब से मोबाइल निकालते हुए शम्सा की तरफ देखा। अच्छा किया, शूज़ भी देख लेते। शम्सा उसे बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसका जहन किसी और तरफ ना जाए। वो संडे को आराम से देखूंगा, अभी गुजारा हो रहा है। ये कहकर वो पानी पीने की नीयत से डिस्पेंसर की तरफ बढ़ा, मगर ठिठक कर रुक गया। नीचे से फरी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चीटर चीटर, तुमने ये कार्ड पहले से छुपाया हुआ था। मैं हार नहीं मानूंगी, गेम दोबारा। खुले दरवाजे से फरी और ज़ैन की आवाज़ें माहौल में सरगर्मी पैदा करने लगी। शम्सा की तो जान निकल गई। वासिफ का चेहरा देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। यानी बाहर जो कार खड़ी है वो उसी कार्टून की है? वो शम्सा से मुखातिब हुआ। रोज़ कार बदल कर आ जाता है, मोटर मैकेनिक की औलाद। वासिफ की शरियानों में जवार भाटा उठना शुरू हो गया था। हार मानो यार, ट्रीट मैं दे दूंगा। ज़ैन की आवाज़ लोहे की दहकती सलाखों की तरह कानों के आर पार हो गई। रात मोहतरमा के इकलौते मामू की डेथ हुई है और नीचे कैसीनो चल रहा है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उसने शापर उठाते हुए शम्सा की तरफ जगाने वाले अंदाज में देखा। अकेली परेशान हो रही थी, मुझसे पूछकर बुलाया है। लाउंज में ही खेल रहे हैं। फरी अपने घर में है। शम्सा ने कमज़ोर सी आवाज़ में दबी ज़ुबान में बमुश्किल चंद अल्फाज अदा किए। आपसे तो पूछना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, ट्रीट तुम देना, मगर एक मरतबा गेम फिर से होगी। फरी की आवाज़ इस मरतबा कदरे आहिस्ता थी, मगर समझ आ रही थी क्योंकि लाउंज का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। वासिफ ने शॉपिंग बैग्स तख्त से उठाकर तख्त पर ही वापस फेंक दिए। इससे कबल के शम्सा को कुछ समझ आती वो बर्क रफ्तारी से जीना उतर गया। अब शम्सा नंगे पाँव दौड़ी। वासिफ, वासिफ, 1 मिनट। जैसे ही वो आखिरी जीना उतरी, सामने होश उड़ा देने वाला मंजर था। वासिफ ने छोटी सी तपाई को जो ज़ैन और फरी के दरमियान रखी थी, ठोकर से एक तरफ उछालकर ज़ैन को गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया था और ज़ोर से 2-3 झटके दिए थे। घर में रोकने टोकने वाले माँ बाप नहीं हैं। ये घर है, जवारियों का अड्डा नहीं। निकलो इधर से। मैंने बुलाया था इसे। फरी ने इतनी ज़ोर से ज़हरा शिक किया कि आवाज़ फट गई थी। शम्सा ने तेज़ी से आगे बढ़कर वासिफ के हाथ से ज़ैन का गिरेबान छुड़ाने की कोशिश की। खुदा के लिए वासिफ, रहम करो मुझ पर। फरी के माँ बाप घर पर नहीं है बेटा, माँ को इतना मत आजमाओ। वो गोया गिड़गिड़ाने लगी थी। माँ, आप एक तरफ हो जाए, मैं इसे इसकी सवारी में बिठा कर आता हूँ। टफर, फारिग, ज़मीन के बोझ। फरी ने आगे बढ़कर वासिफ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बुलंद किया। एक मरतबा फिर उसके दोस्त की इंसल्ट हो रही थी। वासिफ ने ज़ैन का गिरेबान छोड़कर फरी का उठा हुआ हाथ फुर्ती से गिरफ्त में ले लिया था। साथ ही उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ा और सोफे पर पटक दिया। बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। यहीं पड़ी रहो, हिलना नहीं यहाँ से, वो गुर्राया। ज़ैन अपनी शर्ट खींचकर दुरुस्त कर रहा था। शम्सा बेबसी से रो पड़ी थी। फरी फिर तनकर उठ खड़ी हुई थी और वासिफ का बाजू दबोच कर सख्ती से दांत गाड़ दिए थे। वासिफ ने बिलबिलाकर उसके बालों को पूरी कुव्वत से खींचा और अपना बाजू उसके दांतों के शिकंजे से आज़ाद करा लिया, जो दांत गड़ने से ज़ख्मी हो चुका था। ज़ैन सरपट दौड़ गया था, साथ बोलता जा रहा था, ओ नो, ओ नो। शम्सा ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। ये बेबसी की इंतहा थी। फरी पर जैसे खून सवार हो गया था। वो भूखी शेरनी की तरह वासिफ पर पल पड़ी। तुमने मेरे बालों को हाथ लगाया, मैं नहीं छोड़ूंगी। शुक्र करो थप्पड़ नहीं लगाया, लड़की का लिहाज किया, वरना तुम्हारे बाप के थप्पड़ का बदला लेने का इससे अच्छा मौका शायद दोबारा ना मिले।
پھپھو میں اسے جان سے مار دوں گی، چاہے مجھے ڈیتھ سیل میں جانا پڑے۔ اس نے پھر بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ واصف کی آستین خون سے لال ہو رہی تھی، گویا زخم گہرا تھا۔ شمسا کو تو گویا چکر آنے لگے تھے۔ واصف آگے بڑھا، فری کا ہاتھ پکڑا اور آستین پر رگڑ کر اسی کے چہرے پر رکھ دیا جیسے مہر لگائی ہو۔ اسی آن سرور نے گیٹ پر ہارن دیا تھا جو سالار صاحب کو لینے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا۔ ہارن کی آواز سن کر شمسا کو تو یوں لگا گویا روح کف سے انصری سے پرواز کر رہی ہو۔ وحشت زدہ ہو کر وہ واصف کی طرف بڑھی جو گہری گہری سانسیں لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فری ہارن کی آواز سن کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ جلدی سے اوپر جاؤ، ماموں آ گئے ہیں، خدا کے لیے واصف منہ بند رکھنا۔ شمسا بدحواسی میں بے ربط ہو رہی تھی۔ جان سے مار دیں گے، آج خود دیکھ لیں، میں ان کی عزت کی خاطر خون بہا رہا ہوں، شاید آنکھوں پر بندھی پٹی اتر جائے۔ وہ اپنے بازو سے ٹپکنے والا خون انگلیوں سے جھٹک رہا تھا۔ اسی لمحے فری اور سالار صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ سالار صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آتے ہی واصف کا گریبان پکڑ لیا۔ فری کے چہرے پر خون کیسے نظر آ رہا ہے؟ جانور، بتا کیا کیا ہے تو نے؟ ایسا کیا مارا کہ خون نکل گیا؟ میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کبھی اسے پھول سے بھی نہیں چھوا اور شمسا نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ واصف نے سالار صاحب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے تھے۔ غور سے دیکھیے، خون میرے بازو سے نکل رہا ہے، اس کی شکل پر تو میں نے اسٹیمپ لگائی ہے۔ سالار صاحب جو ہاتھ قابو میں کرنے کے عمل سے مزید بھڑک اٹھے تھے، ایک دم حواسوں میں آ گئے۔ اب ان کی نگاہ کے سامنے واصف کی خون آلود آستین تھی۔ اندر سے تو جھاگ کچھ بیٹھا مگر انا اتنی طاقتور تھی کہ جلال کم دکھانا بڑی توہین تھی۔ پہلے گھر میں عورتوں کو مردوں کی طرح پالتے ہیں، پھر انہیں عورتوں سے اور ان کی اولادوں سے بدلے لیتے ہیں۔ واصف سانس لینے کو رکا۔ بیٹی کو سنبھالیں ماموں، اگر ایک اور شمسا تیار ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اس بیچاری کا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ واصف نے بے خوفی اور اعتماد سے بولتے ہوئے ایک طنزیہ نظر روتی ہوئی فری پر ڈالی تھی۔ بھائی ہم اوپر جا رہے ہیں، اس کے بازو سے خون بہہ رہا ہے، باقی آپ فری سے پوچھ لیں۔ ہاں پوچھیں اس ظالم سے جو مظلوموں والی شکل بنا کر کھڑی ہے۔ واصف نے شمسا کی بات کاٹ دی تھی۔ بکواس بند کرو، تم میرے پاپا کی انسلٹ کر رہے ہو۔ ابھی تم نے میرے فرینڈ کی انسلٹ کی، اسے گھر سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ میں اپنے پیرنٹس سے چھپ کر کوئی کام نہیں کرتی، مجھے پتا تھا پاپا آنے والے ہیں۔ سرور ایئرپورٹ لینے گیا ہوا ہے۔ پاپا یہ میرے گھر میں میرے فرینڈ کو فزیکلی ہرٹ کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے شولڈر پر کاٹا۔ اگر یہ پرسنل نہ ہوتا تو میں کبھی یہ نہ کرتی جو میں نے کیا۔ وہ اپنی صفائی دے رہی تھی۔ اسے پاگل خانے پہنچائیں ورنہ یہ سب کو پاگل کر دے گا۔ فری اب اور زیادہ چلا چلا کر بول رہی تھی۔ باپ کو سامنے پا کر اس میں گویا ساری کائنات کی توانائی سما گئی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا، حرام کھا کھا کر بہت خون جمع کر لیا، تھوڑا سا ضائع ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یہ اسی قابل ہے۔ فری کی بات سن کر جو موہوم سا احساس ندامت سر ابھارنا ہی چاہتا تھا، سالار صاحب نے اسے وہیں دفنا کر غیظ و غضب کی کیفیت میں واصف اور شمسا کو باری باری گھورا۔ شمسا کے کلیجے میں خنجر کے کچوکے لگ رہے تھے، دل پھٹا جا رہا تھا، مگر بے بسی کے عالم میں الفاظ گم گویائی سلب تھی۔ دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، میری بیٹی مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، ان میں سے نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں باپ کی پشت میں خنجر گھونپتی ہیں۔ سالار صاحب نے شمسا کو گھورتے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ عزت سے شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہوگی، جس کو پسند کرے گی وہی اس کا لائف پارٹنر ہوگا۔ 2 ٹکے کے جانور، تم اپنے کام سے کام رکھو، خبردار جو آئندہ میرے گھر کے معاملات میں ٹانگ اڑائی۔ سالار صاحب نے آخری الفاظ دہاڑ کی صورت میں ادا کیے۔ جو حق بیٹی کو دے رہے ہیں وہی حق بہن کو دیتے تو نقصان آدھا ہوتا۔ روز 10,000 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک اور ہو جاتی۔ میں تو باز نہیں آؤں گا ماموں، اس لیے کہ میری ماں کو آپ لوگوں نے اس کے تمام حقوق سے محروم رکھا اور سزا میں کاٹ رہا ہوں۔ واصف بس کرو، خدا کے لیے بس کرو۔ شمسا نے گھبرا کر واصف کو کندھوں سے تھام کر اوپر جانے کے لیے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ میں تمہاری ماں کا حق ابھی دے سکتا ہوں مگر تم عیاشیاں کر کے ضائع کر دو گے، جانتا ہوں نا کس باپ کی اولاد ہو۔ سالار صاحب نے دانت پیس کر گھورا تھا۔ فری اب ہونکوں کی طرح ٹکر ٹکر دونوں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ منہ پر واصف کے خون کا چھاپا اسے مزید ہونک بنا رہا تھا۔ جانتا ہوں کس باپ کی اولاد ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بے نشان نہیں ہوں، قانونی باپ کا بیٹا ہوں، ماں کا نکاح نامہ، شادی کی فوٹو، 2 سرٹیفکیٹ ہیں میرے پاس۔ شمسا نے اب پوری قوت سے واصف کو زینے کی طرف دھکیلا۔ خوف کی انتہا نے ان کے اعصاب منجمد کر دیے تھے۔ اپنا حق لیے بغیر جان نہیں چھوڑوں گا، اصولاً تو آپ کو تاوان بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کی سزا مجھے ملی ہے۔ واصف نے زینہ چڑھتے ہوئے لمحے بھر کو رک کر دونوں باپ بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھتے ہیں کتنا دم ہے، لے کے دکھا دو مجھ سے۔ سالار صاحب غصے کی شدت سے کانپنے لگے تھے۔ کل کا لڑکا ممنون احسان ہونے کے بجائے ٹکر لے رہا تھا۔
कर्जा तो शहीद का भी माफ़ नहीं, वैसे उसकी नौबत नहीं आएगी, आप ट्रे में रख कर देंगे इंशाअल्लाह। अब वो मुसलसल जीना चढ़ते हुए बोलता जा रहा था। शम्सा की बेबसी उस इंतहा पर थी जहाँ इंसान सोच सकता है ना ही ख्यालों अल्फाज तरतीब दे सकता है। फरी अपने कमरे की तरफ जा रही थी मगर सालार साहब हनूज अपनी जगह खड़े थे। उनकी नज़रें बज़ाहिर चमचमाते टाइलों पर नज़र आने वाले खून के कतरों पर जमी थीं, मगर जहन घर की चहार दीवारी से बाहर कहीं दूर खलाओं की गहराइयाँ नाप रहा था। अल्फाज का पथराव इतना शदीद था कि पत्थर ही बना गया था। जैन बहुत गैर मोहतात ड्राइविंग कर रहा था, जहनी लिहाज से बहुत बिखरा हुआ था। ऑटोमेटिक कार चलाते हुए खौफ के बाइस अजीब हरकतें सरजद हो रही थी। वह ऐसा खौफजदा था, वासिफ पीछे से आकर जैसे उसे दबोच ही लेगा। उसकी जहनी रो वासिफ के गिर्द ही घूम रही थी। क्या वो पागल है? इसी मैड या कोई साइको केस? फरी के पेरेंट्स को कुछ नज़र नहीं आता? इतना ख़तरनाक बंदा अपने घर में रखा हुआ है। ऐसे में कार यकदम रोड पर रक्स के अंदाज में लहराई। जैन ने उसी खौफ की हालत में फ़ौरन ब्रेक लगाए। रात के इंतहाई वक्त में रोड पर ट्रैफिक बहुत कम था। ज़्यादातर मोटर बाइक ही गुजर रही थी, जिनमें अक्सरियत डिलीवरी बॉयज़ की थी। जैन की कार रोड के बीचों बीच रुकी थी। स्पीड से आने वाला ट्रैफिक झोल खाकर दाएं बाएं हो जाता था। जैन ने बैक मिरर में पुलिस की कार देखी जिसकी छत पर रोशनियां रक्स कर रही थीं। शायद वो पीछे ही आ रही थी। खौफ ज़र्ब खाकर दुगना हुआ तो उसने हवासों में आकर कार को रेस दी, साथ बैक मिरर में देखता भी जा रहा था। तुम्हें खुदाई फौजदार बनने की ज़रूरत ही क्या है? शम्सा वासिफ की मरहम पट्टी करते हुए गुलूगिर आवाज़ में कह रही थी, जबकि उसे इंजेक्शन की भी फौरी ज़रूरत थी। ताने मार मार कर छलनी किया हुआ है और अपने ही घर में वही काम। वासिफ ने एक लम्हे के लिए नज़र उठाकर माँ की तरफ देखा। बेटा, हमें क्या? XYZ को कुछ नहीं, मगर माँ जो भी है हमें ही है। मेरे कंसर्न्स बनते हैं। आप क्या समझती हैं कि आज के बाद मैं हार मान लूँगा? वो रुककर तल्खी से मुस्कुराया, एक नज़र अपने ज़ख़म पर दौड़ाई। आज से तो ऑफिशियली जंग शुरू हुई है। शम्सा ने घबराकर वासिफ के मुंह पर हाथ रख दिया था। माँ का ही ख्याल कर लो बेटा। माँ ही का ख्याल कर रहा हूँ। जिसके बुनियादी हकूक़ ज़ाया होते हैं वो सब कुछ हर तरह की जंग के लिए अलाउड है। वासिफ के लहजे में अज़म भी था और कतईयत भी। जंग कभी मसले का हल नहीं होती, ये बात समझने की कोशिश करो। शम्सा ने मरहम पट्टी का अमल मुकम्मल कर लिया था और सीधी खड़ी हो गई थी। ये वो लोग सोचें जो जंग शुरू करते हैं। वासिफ पर उनके दलाइल का कोई असर नहीं हुआ, गोया टस से मस ना हुआ। हस्बे साबिक शम्सा ही फर्स्ट एड बॉक्स समेट कर एक तरफ चल पड़ी। थैंक यू माँ। वासिफ ने जाती हुई शम्सा की तरफ मुस्कुरा कर देखा, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसके हज़ार मानी निकाले जा सकते थे। अर्शिला पर शदीद डिप्रेशन का दौरा पड़ा हुआ था। बड़े घरों के सन्नाटे भी बड़े होते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब ही माजी में जीना है। माजी में रहने वाला इंसान ज़माना हाल में एक लाश के मानिंद होता है, जो देखने वालों को नज़र तो आ रही होती है मगर कोई अमल बजा लाने से कासिर होती है। अर्शिला भी आंखें मूंदे गुजरे वक्त में ज़िंदा थी। साबिक शोहर के अल्फाज चिंगारियों की तरह उड़ रहे थे। रास्ते अलग होने से पहले की जंगें नए सिरे से मुसल्लत थीं। फुटपाथ या नहीं हो, बेहतरीन शजरा नसब है मेरा, जो तुम्हारी मम्मी ने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर मुकद्दस किताब की तरह बार बार पढ़ा था। मेरा ख्याल है उसे फ्रेम कराकर ड्राइंग रूम में लगा देना चाहिए। अर्शिला को अपनी चीखती चिल्लाती आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा कम्प्लेक्स बताता है कि कोई गड़बड़ है। औरत का शोहर उसका सोशल स्टेटस होता है, लेकिन तुम्हारा बीवी की वजह से है। तो फिर दुआ करो कि तुम बेवा हो जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि शोहर ही बीवी का सोशल स्टेटस होता है। इनफ इज़ इनफ। हैंडसम हो और अब मालदार भी हो, यकीनन सेकंड मैरिज के ख्वाब देख रहे हो, दूसरी औरत से बच्चे पैदा करना चाह रहे हो, है ना? अब इतना अहमक भी नहीं हूँ कि इतनी ख़राब शादी के बाद फिर रिस्क लूँ। हालांकि 2-4 मरतबा ये जुआ खेल सकता हूँ, मगर तबीयत उस तरफ नहीं जाती, सैर हो गया हूँ। अर्शिला के कानों में साबका शोहर की तमस्खराना हंसी गूंजने लगी। वो वहशत ज़दा होकर उठ खड़ी हुई। सैनी प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे ये मेरी आखिरी रात है। दम घुट रहा है। वो खुद से ही महवे गुफ्तगू थी। मारिया मम्मी के रूम में सो रही होगी, उसे उठाती हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ होकर रहेगा। वो पागलों की तरह ज़मीना के बेडरूम की तरफ दौड़ी थी, मगर उनके सेल फ़ोन पर होने वाली रिंग ने उनके कदमों को जंजीर पहना दी थी। रुकी, पलटी और खौफज़दा अंदाज में अपने सेल फ़ोन की तरफ देखा। जैन की फ़ोटो स्क्रीन पर ब्लिंक हो रही थी। उन्होंने झपट कर सेल उठाया, फ़ौरन कॉल ली। हेलो जैन, घर वापस आने के बजाय कॉल कर रहे हो? मर जाऊंगी तब आओगे? अभी कहाँ हो? क्यों फ़ोन कर रहे हो? वो बेतरतीब बोलती चली गई। मैडम जस्ट ए मिनट, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दें। सेल के दूसरी जानिब से जैन के बजाय एक नामानूस मर्दाना आवाज़ उनकी समात से टकराई। कौन है आप? जैन के फ़ोन से बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको ये फ़ोन रास्ते में गिरा हुआ मिला है? जैन कहाँ है?
वो फिर रवानी से बोलती जा रही थी, गोया पागलपन का दौरा पड़ा हो। मैडम प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, वो होश में है। मैं हाईवे पुलिस का इंस्पेक्टर जमशेद जमाली बात कर रहा हूँ। अर्शिला तो खड़े खड़े हनूत हो गई, जुम्बिश करने के काबिल ना रही। इंस्पेक्टर अस्पताल का नाम और रूम नंबर बता रहा था और जल्द पहुँचने की ताकीद भी कर रहा था। तसल्लियाँ भी दे रहा था कि जैन की हालत खतरे से बाहर है, कार पुलिस कस्टडी में, कार के कागजात और जैन का वॉलेट भी पुलिस के पास है, वगैरह वगैरह। अर्शिला सब सुन रही थी, मगर ज़ुबान को जुम्बिश देना मुहाल था। इंस्पेक्टर हेलो हेलो कर रहा था और इसी असना में वो झोंक खाकर गिर पड़ी थी। तुमने रिएक्ट करके उसे कामयाब और खुश कर दिया। वो एक पागल इंसान है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, यही उनकी सज़ा होती है। सालार साहब वरी के सर पर हाथ रखे बहुत सोच कर बोल रहे थे। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई आपके घर में आपके दोस्त की इंसल्ट करेगा तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? फरी को सालार साहब की नसीहत कतन हज़म नहीं हुई। बेबी, हर इंसान अपने स्टेटस के लिहाज से पोजीशन लेता है। एक थप्पड़ लगा चुका होना, 10 भी लगा सकता हूँ, मगर तुम उसके साथ कभी डायरेक्ट नहीं होगी। अब वो अपने ज़ख्म के साथ खुद को मजलूम शो कराता रहेगा। वो ज़रा देर रुक कर बोले, ज़ख्म बिगड़ गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर को सारी हकीकत बताना पड़ेगी और तुम्हारा नाम डिस्कस होगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है कि जिस बंदे को मैं कंसीडर ही नहीं करता, उसकी कहानी में तुम्हारा नाम शामिल हो। सालार साहब बहुत मुतफक्किर और परेशान नज़र आ रहे थे। अब ऐसी भी इंजरी नहीं है, आप सीरियस ना लें। फरी ने थके थके अंदाज में अपना सर सालार साहब के कंधे से टिका दिया। खून काफ़ी निकला है, उसकी आस्तीन पर भी काफ़ी लगा हुआ था। सालार साहब ने इस तरारी कैफियत में अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाते हुए खुद कलामी के अंदाज में जवाब दिया, यूँ जैसे ज़मीर पर अचानक से कोई वज़न आ पड़ा हो और ख़ुद को बहलाने की कोशिश कर रहे हों। छोड़े पापा, आप जिसको कंसिडर ही नहीं करते उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अलबत्ता फुप्पो को लग रहा होगा कि मैंने उनके बेटे पर बहुत जुल्म किया है। सालार साहब ने आहिस्तगी से फरी को खुद से अलग किया और गहरी सांस लेकर उठ खड़े हुए और बड़बड़ाने वाले अंदाज में गोया हुए, यही तो मसला है। इस सोसाइटी के चालाक लोग जालिम होने के बावजूद खुद को मजलूम साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। इकलौती बेटी के बजाय इकलौता बेटा होता तो शायद ये लोग मेरी ज़िंदगी से निकल चुके होते, मगर मुझे बेटी की इज्जत की खातिर बहन को साथ लेकर चलना पड़ रहा है। कल को तुम्हारी शादी होगी, मुझे वहाँ तक सोचना है। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगे। ये जुमला होठों पर ही रोक लिया था कि मुझे इज़्ज़त उछालने वालों से बहुत डर लगता है। सेल्फ मेड बंदे की जमा पूंजी ही उसकी इज़्ज़त होती है।